आज जो हमारे पास दो स्टूडेंट प्रेजेंट हैं, हसनैन अब्बास और समीउल्लाह। और हसनैन और समी की जो है वो अटेंडेंस मार्क कर दी, और जैसे हमें दूसरे स्टूडेंट ज्वाइन करते हैं तो उनकी अटेंडेंस मार्क कर दी जाएगी। आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने लॉगिन सिस्टम पर काम किया था, और लॉगिन सिस्टम में जो है वो लॉगिन सिस्टम तो हमारा कंप्लीट हो गया था। उस पर हमने बूटस्ट्रैप अप्लाई करी थी, और यहाँ तक जो है वो हमारी कोड को हम देख लेते हैं एक नज़र। तो यहाँ पर हमारे पास है कंप्यूटर सी जैम htdocs, और इसी तरीके से हमारे पास यहीं पे हमारी लॉगिन की फ़ाइल है login1.php। और इसके अलावा हमारी जो दूसरी फ़ाइल है जो कि डैशबोर्ड abc हमने नेम रखा था, क्योंकि डैशबोर्ड पहले से बनी हुई है। डैशबोर्ड आई थिंक सो नहीं बनी हुई, तो हम इसको डैशबोर्ड कर देते हैं और लिंक को सही कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारी जो है वो ये क्या हो जाएगी, मेन फाइल हो जाएगी। हाँ, डैशबोर्ड नहीं बनी हुई। तो राइट क्लिक किया हमने और रीनेम abc की जगह अब क्या हो जाएगा, डैशबोर्ड DASHBOARD dashboard.php। सही, इसको हमने करवा लिया ओपन अप। और हमारा जो ड्रीम वीवर है, ड्रीम वीवर में ये ओपन हो गई है। अच्छा, अब यहाँ पर जो हमारे पास लॉगिन 1 है, इसको हमने यहाँ पर जो abc फाइल है उसको हम कर देते हैं डैशबोर्ड, ताकि जब वो रीडायरेक्ट करे तो वो सही करे। तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास डैशबोर्ड DASHBOARD.php लगी हुई है एक्सटेंशन। तो अब इसको हम यहाँ तक सेव कर देते हैं, और सेव करने के बाद अब उसको रिफ़्रेश करके हम चेक कर लेते हैं। और यहाँ पर हमने साइन इन किया, तो अब यहाँ पर हम अपने डैशबोर्ड में आ गए। अब यहाँ पर जो है वो हमने स्टाइलिंग करनी है बूटस्ट्रैप की, और डैशबोर्ड के हवाले से जो फिर हमारा जो मेन्यू बनेगा, एक छोटा सा मेन्यू बनाते हैं, क्योंकि अब हमारा जो टॉपिक रह गया उसमें हमने कुकीज़ को भी देखना था, और सेशन हमने जो है वो कर लिया था। और सेशन के ऊपर जो है वो हमारा यूज़र क्या हो रहा है, पूरा लॉगिन हो रहा है। ठीक है, तो अब वेबसाइट में क्या होता है कि आपके जो मेन्यू होता है, मेन्यू बेसिकली इम्पोर्टेंस रखता है। तो हम बूटस्ट्रैप में हम देख लेते हैं मेन्यू को। तो यहाँ पर मैं गूगल में जाके बूटस्ट्रैप STRAP, और बूटस्ट्रैप पे पहले चलते हैं। W3 स्कूल की वेबसाइट है तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो उसके अंदर जो है वो हमें कंपोनेंट्स डायरेक्टली मिल जाएंगे। और अब यहाँ पर हमारे पास जो है वो नेविगेशन है। नेविगेशन को हम यहाँ से उठा के लगा लेते हैं। नेव पर हमारे पास यहाँ पर बहुत सारी दी हुई, हमें रिस्पॉन्सिव लेनी है। इन्वर्टेड हो गई, नेविगेशन बार विद ड्रॉप डाउन। और इसी तरीके से अगर मैं इसको यहाँ पर रीसाइज कर लूँ तो मुझे आइडिया हो जाएगा कि मेरे पास कौन सी वाली जो है वो बिल्कुल सही तरीके से शो होगी। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास आ रही है इन्वर्टेड, हमें ये नहीं चाहिए। नेविगेशन बार विद ड्रॉप डाउन हमें ये चाहिए। सही है, और इसी तरीके से बहुत सारी आ रही हैं हमारे पास। तो हम ऊपर वाली ले लेते हैं, ड्रॉप डाउन वाली, क्योंकि वो इम्पोर्टेंस रखती है। सही, तो अब यहाँ पर हमारे पास जो इसकी एग्जांपल आ रही है वो ये है। हमने सिंपल क्या करना है, हमने इसको कॉपी कर लेना है। इसकी क्लासेस हैं, इसकी क्लासेस जो हमारी लाइब्रेरी लगी हुई है वो उसको क्या कर लेंगी, कॉल कर लेंगी। तो अब यहाँ पर हमारे पास जो पहला पेज है लॉगिन 1, तो यहाँ पर हमने टॉप के ऊपर क्या लगाया था, इसके लिंक्स लगाए थे। सही, तो अब हम यहाँ चलते हैं डैशबोर्ड पे, और डैशबोर्ड में जो है वो हमारी HTML यूज़ नहीं हुई हुई, तो इसके लिए फिर हम वहाँ से HTML को कॉपी कर लेंगे। HTML कॉपी हुई हुई है, लेकिन यहाँ हुई हुई है ऊपर हमारी रीडायरेक्शन लगी हुई है।
वैलिडेशन लगी हुई है कि कोई भी यूज़र अगर डायरेक्टली एक्सेस करता है इस पेज को तो ये इसको रीडायरेक्ट किस पे कर दे, लॉगिन के पेज पर दोबारा से उसको भेज दे। तो अब यहाँ पर हमारे पास जो बॉडी है, बॉडी में टॉप पर यहाँ पर हमारी जो है वो नेविगेशन लग जाएगी। इसको करवा दिया मैंने सेव। और इसी तरीके से जो बूटस्ट्रैप की लाइब्रेरी है उसको हम कॉल कर लेते हैं। हमने जो यहाँ लगाई थी इसको हमने कर लिया कॉपी, और यहाँ पर हमने इसको कर दिया ऊपर टॉप पे पेस्ट। हेड में टाइटल के नीचे यहाँ पर हमने कर दिया लाइब्रेरी को पेस्ट। इसको रिफ़्रेश करते हैं तो हमारे पास जो है वो कॉल हो जाएगी नेविगेशन। अब ये हमारे पास जो है वो रिस्पॉन्सिव है, बिल्कुल रिस्पॉन्सिव है। ये हमारी नेविगेशन लग गई, ठीक है। और यहाँ पर हमारे प्रोजेक्ट का नेम आ जाएगा, और यहाँ पर जो है वो हमारा होम पेज आ रहा है। इसी तरीके से प्रोडक्ट का पेज आ जाएगा और दूसरा पेज आ जाएगा। और यहाँ पर जो है वो हम लॉग आउट लगा देते हैं, और कंडीशन ये लगा देते हैं कि जैसे इस पर क्लिक हो तो यहाँ पर जो है वो बटन क्या हो जाए, चेंज हो जाए, लॉग आउट का आ जाए। और ये हमारा अगर नेविगेशन पेज नहीं है, बेसिकली ये तो हमारा डैशबोर्ड है। अगर वेबसाइट का होता तो उसके ऊपर फिर हम इसको यही रहने देते लॉगिन, और फिर इसके ऊपर जो है वो लॉग आउट लगाते। तो अब ये हमारा बेसिकली डैशबोर्ड है, तो डैशबोर्ड में हमारा तो लॉगिन नहीं दिखाई देगा, वहाँ तो हमारा क्या लगेगा, डायरेक्ट लॉग आउट लगेगा। तो ये जो बटन है, इस बटन का कोड मैं इसके ऊपर अप्लाई कर देता हूँ। ये हमारा आई थिंक एंकर लगा हुआ है, और ये मैंने बटन अप्लाई करवाया था। तो बटन को उसके ऊपर अप्लाई करवा देते हैं यहाँ पर, या एंकर पर ही करवा देते हैं। तो तब भी जो है वो हमारी कंडीशन क्या रहेगी, सही रहेगी। सही है। तो इसको मैं अप्लाई करता हूँ, और इसको हम हटा देते हैं। हमें साइनअप की ज़रूरत नहीं होती डैशबोर्ड के अंदर, क्योंकि एडमिन पैनल जो होता है वेबसाइट का, वो मेन पैनल होता है, उसको एडमिनिस्ट्रेटर रन कर रहा होता है। तो हम नेविगेशन को देख रहे थे। अच्छा, मोइज़ हुसैन यहाँ से चल रही है ना हमारी, सैयद मोइज़ हुसैन, ठीक है। और अटेंडेंस हम मार्क कर देते हैं मोइज़ की, टाइम पर हो जाएगी तो फिर सही रहेगी। सही है। एक्सेसरीज, सही है। और इसको करवा दिया हमने सेव। और ये हो गई हमारी टुडे क्लास 90, सही है, 90। अच्छा, लेक्चर को हम कंटिन्यू करते हैं। हम कर ये रहे थे कि हमने जो है वो नेविगेशन बनाई थी। तो बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे यहाँ पर W3 पे जाके हमें जो है वो कौन सी चाहिए थी, ड्रॉप डाउन वाली चाहिए थी नेविगेशन। हमारे पास जो है वो इस तरीके से शो हो रही है, और इसका जो कोड था वो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर कॉपी करके जो है वो अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब इसी तरीके से दूसरी भी हैं जो हमें चाहिए, वो ड्रॉप डाउन चाहिए। ये वाली देख लेते हैं, ये लगा देते हैं। हमने दूसरी वाली लगा दी तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगी, क्योंकि इसमें ड्रॉप डाउन भी आ जाएंगे। तो अगर हम प्रोडक्ट के पेज पे कैटेगरी को डालना चाहें तो हमारे लिए क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी। तो अब यहाँ पर हमारे पास जो ड्रॉप नेविगेशन है, बूटस्ट्रैप से वो क्या कर रहा होगा, इसकी क्लासेस से इसको कॉल करवा रहा होगा। तो यहाँ पर ये लगा दिया हमने, इसको कर दिया सेव। सेव करने के बाद हम इसको कर देते हैं रिफ़्रेश, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास जो है वो इस तरीके से ड्रॉप डाउन वाली जो है वो नेविगेशन बन गई। अब हमने करना ये था कि लॉग आउट को जो है वो इधर लगाना है, ठीक है। और क्योंकि ये एडमिन पैनल है तो यहाँ पर जो है वेबसाइट का नेम अगर लिखना चाहें, लोगो लगाना चाहें तो लोगो भी लग सकता है। और फिर इस तरीके से जो है वो ये रिस्पॉन्सिव होगा। और इसके जो कलर हैं, कलर को अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो उसको भी हम आसानी से क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। कलर किस तरीके से चेंज होगा नेविगेशन का, यहाँ दिया हुआ होगा, हम देख लेते हैं। नेफ क्लास नेफ बार डैश इनवर्स, अगर यहाँ कलर नहीं दिया हुआ तो हम नेविगेशन में स्टाइल को यूज़ कर लेते हैं, STYLE स्टाइल।
और इसमें जो हम दे देते हैं कलर, बैकग्राउंड कलर भी होता है, ये टेक्स्ट का कलर हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा बैकग्राउंड कलर। तो बैकग्राउंड कलर जो है वो हम चेंज कर देते हैं। यहाँ से जो है वो हम कोई लाइट सा कलर देख लेते हैं। इस तरीके से जब हम कलर को चेक कर लेते हैं, अगर नहीं मिलेगा तो फिर हमें जो हमने लिंक लगाया है यहाँ पर मिनीफाई का, मिनीफाई से फिर हम इसकी फ़ाइल को डाउनलोड करके अनमिनीफाई करके और फिर इसकी जो क्लासेस यहाँ पर लिखी हुई हैं उन क्लासेस में जाके फिर कलर को चेंज कर सकते हैं। तो स्टाइल से हम देख लेते हैं पहले, अगर स्टाइल से काम होता है तो वेल एंड गुड, वैसे तो नहीं होगा। अब यहाँ बेसिक सा तो ये तो हो गया, लेकिन इसमें जो होवर पे लगा हुआ है, अब होवर पे जो एक्टिव होता है उसका जो बैकग्राउंड कलर होगा वो हमने देखना है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है एक्टिव हुआ है ये। तो अब इसकी क्लास के अंदर जाके मैं कर लेता हूँ स्टाइल, STYLE स्टाइल, और बैकग्राउंड कलर ही होगा इसमें भी, क्योंकि वो एक्टिव जो कलर हुआ है, अब उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो डिफरेंट हो जाए। तो अब फ़र्ज़ कर लें कि ये वाला मैं अभी फ़िलहाल रख के चेक कर लेता हूँ कि ये आ रहा है या वहाँ पर या नहीं आ रहा। अब ये नहीं आ रहा। तो अब इसका क्या मकसद है कि मुझे जो है वो क्या करना पड़ जाएगा कि मैं एक दफ़ा आपको बता देता हूँ, फिर आपके लिए आसानी होगी। अगर आप बूटस्ट्रैप को उस तरीके से अप्लाई करते हैं अपने प्रोजेक्ट में और आपको अगर कलर चेंज करना होगा तो फिर आप क्या काम करोगे, आप ये काम करोगे कि आप इसको यहाँ से कर लोगे कॉपी, और यहाँ पर आप इसको करवा दोगे पेस्ट। तो आपके पास बूटस्ट्रैप आ जाएगी मिनी फॉर्म में। मिनी फॉर्म एक दूसरे के साथ लिंक हुई भी होती है और कुछ समझ में नहीं आ रहा तो इसको हम मिनीफिकेशन कहते हैं। हमारी एक वेबसाइट होती है unminify.com, सही है। अनमिनीफाई पे गए, यहाँ पर हमने जो मिनीफाइड कोड है उसको पेस्ट करवा दिया। हमने कहा कि इसको अनमिनीफाई कर दो, रीडेबल फॉर्म में ले आओ। इसको हमने कर लिया कॉपी। कॉपी करने के बाद हम एक एक्सटर्नल फाइल बना देते हैं। यहाँ पर हम आए, न्यू पर हमने क्लिक किया, CSS की फ़ाइल हमने बना दी, क्रिएट, और यहाँ पर कंट्रोल है, कंट्रोल V, यहाँ पर हमने वो तमाम CSS को क्या करवा दिया, सेव। अब यहाँ पर बूटस्ट्रैप की जितनी भी CSS है वो हमारे पास, हम इसको सेव करवा देंगे। अपना एक फ़ोल्डर अगर हम बनाना चाहें तो फ़ोल्डर में हम इसको सेव करवा सकते हैं। तो अब बेसिकली माय कंप्यूटर जैम htdocs का फ़ोल्डर है, C जैम htdocs का फ़ोल्डर है। अब यहाँ पर जो है वो हम डायरेक्टली फ़ाइलों को सेव करवा रहे थे, तो मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, फ़िलहाल इसको मैं डायरेक्टली सेव कर देता हूँ। मैं कहता हूँ कि लॉगिन की मैं CSS बना रहा हूँ, सही है। जो भी हमारा लॉगिन सिस्टम है उसके हिसाब से मैंने इसका नेम CSS का रख दिया। ये अभी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कि हमें style.css ही रखें, हमारी चॉइस होती है, हम कुछ भी रखते हैं। सेव करवा दिया प्रोजेक्ट के नेम के हिसाब से, ठीक है। तो अब मैं इसको यहाँ पर अपने लिंक के अंदर जो है वो सेव कर देता हूँ कि यहाँ से ही वो ब्राउज़ कर ले। तो फिर मेरी तमाम की तमाम क्लासेस जो हैं वो इस लिंक के बजाय अब एक्सटर्नल फाइल से जो है वो क्या हो रही हैं, लिंक हो जाएंगे। तो अब ये जो हमारी फ़ाइल है ये यहीं पर ये login.css, login.css, अब इसको करवा दिया मैंने सेव करवाते के साथ ही यहाँ पर मेरे पास बूटस्ट्रैप login.css आ गई, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो हमारी क्लासेस हैं वो कॉल हो रही हैं, हम इसको रिफ़्रेश करके देख लेते हैं। हाँ बिल्कुल कॉल हो रही हैं, बिल्कुल सही वर्क कर रहा है। अच्छा, अब यहाँ पर हमें ये देखना होता है कि हमारी जो क्लासेस हैं वो कौन कौन सी हैं। अब नेविगेशन हमने यूज़ किया है, तो नेविगेशन के अंदर नेफ बार की एक क्लास है, उसमें नेफ बार डैश इनवर्स यूज़ हो रही है। इस बैकग्राउंड को हम हटा देते हैं अभी फ़िलहाल, सही। और हम ले लेते हैं सबसे पहले नेफ बार। नेफ बार की क्लास को हम यहाँ पर करवा देते हैं फाइंड आउट। यहाँ पर हम आए login.css में, कंट्रोल F प्रेस किया, इसने हमें सर्चिंग का दे दिया। अब यहाँ पर हमने वो वाली क्लास को फाइंड
ऑल करवा दिया। अब ये जहाँ जहाँ यूज़ हुई है सबसे पहले जो मेन है वो यही है, ठीक है। इस पर हमने डबल क्लिक किया तो एंटर प्रेस कर देता हूँ। यहाँ पर जो है वो उसको अप्लाई करवा रहा है, सही है। अब यहाँ पर हमारे पास जो मेन है नेव, मूव ऑन नहीं कर रहा है इसको। नेव बार हमने रख दिया, सही है। इस पर मैंने डबल क्लिक किया और यहाँ पर मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ। थोड़ा सा सिस्टम जो है वो सर्चिंग में स्लो चल रहा है। अब यहाँ पर मीडिया क्यूरीज वाला नेव बार है, तो मीडिया क्यूरीज में जहाँ कलर दिया हुआ होगा तो वो रिस्पॉन्सिव के अंदर चेंज होगा। अब यहाँ हमारे पास जो है वो कलर नहीं आ रहा, जिस पर मैं क्लिक करता जा रहा हूँ वहाँ मुझे क्या चीज़ चाहिए, कलर फाइंड आउट चाहिए। तो जितनी भी मेरी नेव बार की क्लास लगी हुई है उसके अंदर अगर नहीं है तो अब इस तरीके से जो हमारे पास हेडर बेस है, हेडर के अंदर हम देखते हैं तो यहाँ पर भी अगर हमारा कलर नहीं मिल रहा, अब नेव बार वाली जितनी भी हैं वो तमाम की तमाम क्लासेस जो है वो यहाँ से कॉल हो रही हैं, क्योंकि सीक्वेंस होगी तमाम की। तो यहाँ हमें लाजमी सी बात है कलर मिल जाएगा। तो यहाँ से हम डायरेक्ट नीचे जाते जाएंगे और यहाँ पर हम देखते चले जाएंगे कि RGB तो यूज़ नहीं किया हुआ फंक्शन। अगर RGB यूज़ किया हुआ तो उसके अंदर हमें मिल जाएगा, या बैकग्राउंड कलर जो प्रॉपर्टी होगी वो कॉल हो रही होगी। तो यहाँ से हमें जो है वो थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, कलर को ढूंढना पड़ता है। और अगर फ्रंट से देना चाहें तो फिर हम फ्रंट से आसानी से दे सकते हैं। अब ये रहा कलर हमारा, बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट और बैकग्राउंड इमेज नन यूज़ हो रही है, सही है। तो ये टॉगल के ऊपर जो है वो आ रहा है। कलर हमारा ठीक है। हमें अगर ये वाली क्लास में नहीं मिल रहा, अब हम दूसरी क्लास को देख लेते हैं कि जो हमारे पास दूसरी क्लास है वहाँ पर यहीं पर ही हम जाएंगे। इसमें डैशबोर्ड, और डैशबोर्ड के अंदर हमारी जो है वो मिल जाएगी दूसरी क्लास, नेव बार डैश इनवर्स, ठीक है। तो माइट भी पॉसिबल इसके अंदर जो है वो हमारा क्या यूज़ हो रहा होगा, कलर यूज़ हो रहा होगा, क्योंकि जो नेव बार है पूरी उसमें जो अप्लाई हो रहा है वो यहाँ से हो रहा है। कंट्रोल Z हम कर देते हैं क्योंकि हमारी जो चेंजेस हुई थी वो क्या हो जाएंगी, सही हो जाएंगी। कंट्रोल S से सेव करवा दिया ताकि कंट्रोल C, कंट्रोल Y, CSS ही चली गई है। इसको कर लेते हैं दोबारा यहाँ से कॉपी, कंट्रोल A, कंट्रोल C, कंट्रोल A, कंट्रोल V पेस्ट, कंट्रोल S सेव, ठीक है। और इसी तरीके से अब हमारी जो है नेव बार डैश इनवर्स थी उसको हम कॉपी करके यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं, उसमें कलर को हम चेक करते हैं। यहाँ से हमने कर लिया इसको कॉपी करने के बाद दोबारा से जो है वो हम किस में चले गए, login.css में आ गए। यहाँ पर यहाँ से भी हम आ सकते हैं, ठीक है। बात एक ही है। कंट्रोल F प्रेस किया, सर्च दे देगा, कंट्रोल V फाइंड ऑल। अब यहाँ पर हमारे पास जो इससे रिलेट इन्वर्स से रिलेट क्लासेस आ रही हैं, अब हम इसके अंदर इसमें कलर है बेसिकली, तो हमारा जो मसला है वो यहाँ से हल हो गया। दूसरी क्लास के अंदर जो कलर है हमारा 222 दिया हुआ है बैकग्राउंड कलर, मैं यहाँ पर डिफरेंट देकर चेक कर लेता हूँ ताकि जो वो समझ में आ जाए। वाइट नहीं, कंट्रोल स्पेस कलर इंटेलिजेंस से हम कलर को चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पर फर्ज कर लें कि ये वाला कलर मैंने एहतियातन ले लिया, सही है। कंट्रोल स्पेस, इंटेलिजेंस काम नहीं कर रही है सही तरीके से, कंट्रोल स्पेस, और ये वाला कलर लेने के बाद मैंने कर दिया सेव करने के बाद अब मैं इसको करता हूँ रिफ़्रेश यहाँ पर। तो अब यहाँ पर जो है वो चेंज होना शुरू हो गया। अब यहाँ पर जितनी भी हमारी क्लासेस हैं उनके हिसाब से फिर आप इसको इजीली क्या कर लेंगे, कलर को चेंज कर सकते हैं।
तो ये मैंने आपको बता दिया बेसिकली। इस तरीके से जो है वो हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल फाइल बना के उसको लिंक करवा के और उसकी क्लासेस के थ्रू उसके कलर को फाइंड आउट करके उसके कलर को चेंज आसानी से किया जा सकता है। तो आपकी जो नेविगेशन, जो भी आपके प्रोजेक्ट की टेम्पलेट का कलर की थीम का कॉन्सेप्ट होगा, वो आप यहाँ से आसानी से मैनेज कर लेंगे। ठीक है, तो अब हमने जो है वो कोड की तरफ चलते हैं और इसको जो है वो प्रॉपर्ली देख लेते हैं एक नज़र। तो अब यहाँ पर हम आ जाएंगे दोबारा से डैशबोर्ड पे, और डैशबोर्ड में मैं ये अज्यूम करता हूँ कि आप इसको आसानी से क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे। मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है, बस आपने क्लासेस को फाइंड आउट करके करना होगा। अब यहाँ पर जो हमारा प्रोजेक्ट है, फर्स्ट कर लें वो हमारा लॉगिन है। सही है, कुछ भी हो सकता है हमारा प्रोजेक्ट का नेम, मैंने यहाँ पर लॉगिन कर दिया। तो अब यहाँ पर मेरे पास एक होम पेज आ गया। होम पेज के बाद मेरे पास जो दूसरा पेज आ रहा है वो आ जाता है, फर्स्ट कर लें एडमिन पैनल है तो प्रोडक्ट का आ जाता है, प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट से रिलेटेड फिर उसकी जितनी भी कैटेगरीज हैं वो आ जाएंगी। तो लिहाजा यहाँ पर अगर मुझे जो है वो कैटेगरी का बनाना पड़ जाए तो कैटेगरी के हवाले से फिर सही रहेगा। प्रोडक्ट में नहीं करता, प्रोडक्ट डैश कैटेगरी कर देता हूँ, सही वर्ड रहेगा, क्योंकि प्रोडक्ट्स में आपकी कैटेगरीज बनेंगी, सब कैटेगरीज भी बन सकती हैं। तो एडमिन पैनल तो क्या करता है, कैटेगरीज जनरेट करता है। सही है, GORIES कैटेगरीज। और यहाँ पर जो इसका ड्रॉप डाउन है तो मैं इसको जो है वो कमेंट कर देता हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसका जो स्पेन है, स्पेन में एंकर है और एंकर क्लोज हो रहा है, तो इट मीन्स दैट कि ये टॉप पर शो कर रहा है। तो ऊपर से हमने इसको क्या करना है, कमेंट करना है। तो एरो जो उसके आगे बना हुआ है वो हो जाएगा, और फिर उसके अंदर जो हमारे 3 ऑप्शन आ रहे हैं वो बंद हो जाएंगे। और इसी तरीके से जो है फिर हमारा जो LI है ड्रॉप डाउन का वो आ रहा है। तो इसको फिर हम यहाँ से अगर कमेंट करते हैं तो यहाँ वाला LI पे हम इसको क्या कर देते हैं। अब LI के अंदर हमारा UL है और UL के अंदर फिर LI आ रहा है ड्रॉप डाउन का, तो ये जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, बन। रिफ़्रेश कर लेते हैं हम इसको, तो यहाँ पर जो है वो हमारा पूरा ही चला गया। और हम इसको जो है फिर 1 अगर रखना चाहते हैं तो 1 के लिए फिर हमने इसको जो है वो फिर प्रॉपर्ली एक सिंपल सा बनाना पड़ेगा LI, जिस तरीके से ये बने हुए। तो फिर हम इसको हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल प्रॉपर सही हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं कर देता हूँ इसको प्रोडक्ट कैटेगरीज, जो कि मैंने यहाँ रखा था, ताकि जो है वो मेरे पास सही तरीके से कैटेगरीज शो हो जाएँ। और तीसरा जो हमारा पेज होगा वो होगा कॉन्टैक्ट अस, क्योंकि फ्रंट से अगर कॉन्टैक्ट अस में कोई हमें ईमेल करता है तो बैक एंड पे वो तमाम की तमाम क्या होनी चाहिए, शो होनी चाहिए। तो कॉन्टैक्ट अस का क्या होगा, एडमिन पेज होगा एक। सही है, तो इस तरीके से जो है वो हमारी एक छोटी सी बेसिक सी नेविगेशन रेडी हो गई। सही है। अच्छा, अब इसके अंदर हम जो हमारे पास इसका कलर दिखाई नहीं दे रहा, तो इसको हम ब्लैक कर देते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो इसके लिए फिर मुझे ये करना होगा कि यहाँ इसकी क्लास को देखना होगा ताकि जो ये ब्लैक सही तरीके से दिखाई दे। तो यहाँ पर हमारे पास जो लॉगिन लिखा हुआ है इसमें हेडर है, हेडर के अंदर इसका जो कलर होगा वो बेसिकली हेडर में होगा, और हेडर में लॉगिन भी आ रहा है, तो लॉगिन के ऊपर इसकी क्लास का जो कलर होगा वो हमें पता चल जाएगा। अभी हम इसको चेक कर लेते हैं। अच्छा देखें, यहाँ पर हमारे पास जो है वो थोड़ा सा कलर चेंज हुआ है, हम देख लेते हैं। LI सही तरीके से क्लोज हुआ है और LI में एंकर है, एंकर में स्पैन और एंकर क्लोज, UL स्टार्ट हुआ, UL क्लोज और LI क्लोज हो रहा है, बिल्कुल सही है यहाँ तक। अच्छा, अब हम अपने कलर को चेक कर लेते हैं। जो हमारे पास ग्रे कलर आ रहा है उसको हमने बेसिकली क्या करना है, ब्लैक करना है, ताकि जो है वो हमें दिखाई दे। कंट्रोल F प्रेस करेंगे और कंट्रोल V। यहाँ पर हमारे पास हेडर के अंदर हम देख लेते हैं, नेक्स्ट बार हेडर, और ये सिर्फ सिंपल फ्लोट हो रहा है। अच्छा, ये नहीं होगा तो फिर हमारे पास जो है वो हम दूसरे को देख लेते हैं कि हमारे पास जो दूसरा है, दूसरी क्लास है वो कौन सी है।
तो एक एक चीज़ को जो हमें बिल्कुल प्रॉपरली फॉलोअप लेके चलना होता है। अगर हम ये चीज़ नहीं करेंगे तो फिर हमारा जो टेक्स्ट है वो हमें सही दिखाई नहीं दे रहा। तो इसके लिए फिर हमारे पास ड्रॉप डाउन मेन्यू नहीं है, और यहाँ ऊपर टॉप वाली जो क्लासेस हैं वो हैं बेसिकली। बैकग्राउंड कलर मैंने कर दिया था, अगर मैं इसको कलर सिंपल ब्लैक कर दूँ तो यहाँ से भी मेरा मसला हल हो सकता है, लेकिन वो सिर्फ होम के ऊपर होगा। मैं ये चाह रहा हूँ कि इसके ऊपर पूरे पर हो जाए, सही है। तो इसके लिए फिर मुझे जो है ब्लैक के लिए मैं क्या करता हूँ, 0 0 करके देख लेता हूँ। तो अभी फ़िलहाल मेरे पास जो है वो होम पर आ जाएगा। अच्छा, यहाँ तक मेरी शेयरिंग जो है वो स्टॉप हो गई है, तो मैं वीडियो को कर देता हूँ पॉज। अच्छा, हमने क्लास के अंदर जाके कलर को चेंज किया, और हमारी जो क्लास थी वो डॉट नेफ बार डैश इन्वर्ट्स वाली है, और इसमें नेफ बार के अंदर जो है वो हमारा एल आई के ऊपर एंकर लगा हुआ है, उसके ऊपर जो है वो इसका कलर चेंज हो रहा है। तो हमने इसको कर दिया ब्लैक। यहाँ पर जो हमारे पास ग्रे कलर आ रहा था वो क्या ब्लैक। अब हमारा काम ये है कि यहाँ अगर लॉगिन की जगह लोगो लगाना चाहेंगे, जहाँ हमारा लॉगिन लिखा हुआ है वहाँ हमारा इमेज एसआरसी के ज़रिए जो है वो लोगो भी लग सकता है। लोगो आप बना लें, फिर लोगो बनाने के बाद फिर आप इसको यहाँ पर कॉल करवा लें, ये भी कर सकते हैं। देन अब हमें जो है वो लॉगआउट इधर लगाने के लिए क्या क्या काम करना होगा, क्योंकि ये हमारा बटन, और बटन को अगर हम उठा के रखते हैं ऊपर नेविगेशन में, तो अब यहाँ पर हमारा जो बटन है वो बेसिकली फॉर्म के अंदर है, और अगर मैं इस पूरे फॉर्म को नेविगेशन में रख देता हूँ तो ये बहुत अजीब सा लगेगा। तो इसके लिए फिर हमें जो है वो क्या चीज़ लेनी पड़ जाएगी, एंकर, सही है। तो जो हमारा डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड के अंदर लास्ट मैंने आपको जो है वो उधर ही कंडीशन बना के लगा के दिखा दिया था। तो यहाँ मैं अब एंकर से इसकी फ़ाइल को सेपरेट कर देता हूँ, क्योंकि ये अगर मैं इधर रखता हूँ तो मैं आपको रिज़ल्ट दिखाता हूँ तो उसकी क्लासेस जो है वो कॉल नहीं होंगी इसके ऊपर, और फॉर्म का जो है वो अलग से तरीक़ाकार होता है। तो ये यहाँ पर जो है वो बहुत अजीब सा लगेगा, सही। तो यहाँ पर मैं अगर इसको रख भी देता हूँ आपको चेक करवा के इसका रिज़ल्ट कैसे शो होगा, तो वो एक बटन बीच में होगा जो कि बहुत ही अजीब सा लगेगा। तो इस तरीके से आ जाएगा, तो ये बुरा लग रहा है। तो हम ये नहीं करते, हम एक काम ये करते हैं कि हम एंकर ही ले लेते हैं, एलआई में एंकर रख के, और एक अलग से पेज में जो है वो उसके कोड को सेव कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या काम करता हूँ, माइनर सा चेंजेस, इसको हमने ले लिया यहाँ पर और इसको करवा दिया हमने पेस्ट करवाने के बाद इधर मैंने लिख दिया लॉग आउट, सही है। और हमने जो बटन की वैल्यू रखी है, जो लॉग आउट रखी थी, यहीं से हमने इसको देख लिया, और यहाँ पर हमने कर दिया इसको लॉग आउट। अच्छा, लॉग आउट हो तो यहाँ पर हम ले लेते हैं स्टाइल में हम इसको करा देते हैं फ्लोट राइट, क्योंकि हमारा बटन कोने में हमें दिखाई दे। तो जो हमने नीचे CSS अप्लाई करी थी वही हमने इधर भी अप्लाई कर दी। हमने फ्लोट राइट करवाया था, तो हमने LI जो होगा हमारा वो क्या हो जाए, फ्लोट राइट हो जाए, सही है। तो हमें बटन बिल्कुल कोने में दिखाई देगा। अच्छा, अब हमारे पास क्या चीज़ है कि हमारा एंकर लग गया। अब एंकर के अंदर हम एक लिंक जो हमारा होगा इसको हम कर देते हैं logout.php, logout.php का एक पेज हम बना लेते हैं। Ctrl+N, logout.php का एक पेज बन जाएगा हमारा, और ये पूरे का PHP का जो भी कंडीशन बेस्ड कोड है उसके अंदर हम डाल देते हैं। अगर कंडीशन भी हटा दें हम तो हमारा फॉर्म तो अब यूज़ ही नहीं हो रहा, ठीक है। तो हम डायरेक्टली इसका जो है वो कोड रख देते हैं। तो अब यहाँ पर हमारे पास जो लॉग आउट हो रहा है वो बेसिकली ये वाला कोड है, और इसके साथ जो हमारी रीडायरेक्शन है कि सेशन अनसेट और डिस्ट्रॉय होने के बाद वो रीडायरेक्ट कर जाए किस पे, लॉगिन पर। तो मैंने इसको किया Ctrl+X, और यहाँ पर मैं करवा देता हूँ Ctrl+V, Ctrl+A, Ctrl+V, Ctrl+S। PHP को जो है वो हम इधर स्टार्ट करवा देते हैं, PHP इधर स्टार्ट हो, सही। और
इधर क्लोज हो गई, उसके बाद रीडायरेक्ट हो रहा है, उसके बाद कोई PHP नहीं है, तो ये बिल्कुल सही हो गया। कंट्रोल S हमने प्रेस किया और logout.php जो है वो हम लिख देते हैं logout.php सेव। अच्छा, अब यहाँ पर वो लिंक हो चुका है। अब जो हमारा प्रीवियस कोड था, जो फॉर्म था, और फॉर्म के अलावा जो हमारा यहाँ पर PHP बंद होगी, तो कंडीशन हमारी यहाँ तक थी, बिल्कुल सही है, तो यहाँ हमारी PHP बंद हो जाएगी। अब ये बिल्कुल सही हो गया। कंट्रोल S से हमने इसको सेव करवा दिया, ठीक है। अच्छा, अब हम इसके रिज़ल्ट को चेक कर लेते हैं। रिफ़्रेश किया, अच्छा ये फ्लोट राइट नहीं हुआ, सही है, इसको हम अभी देख लेते हैं। अच्छा, और ये हमारा स्क्रीन से बाहर निकल रहा है क्योंकि हमें कंटेनर की डिफ में डालना होगा। हमने रॉ डायरेक्ट ली थी कंटेनर की डिफ में, फिर ये हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल जो है वो अंदर आ जाएगा, ये क्योंकि बाहर की तरफ निकल रहा है, तो इसको हम कंटेनर में डाल देते हैं। अब यहाँ पर जो हमारे नेविगेशन है वो बिल्कुल प्रॉपर्ली हो गई। तो अब यहाँ पर जो भी हमारा टेक्स्ट शो हो रहा है, तो हम एक डिव ले लेते हैं, और डिव में हमारी क्या होगी, क्लास, और क्लास में कौन सी होगी, कंटेनर। कंटेनर की डिव के अंदर फिर ये पूरा हमारा टेक्स्ट क्या आ जाएगा, सही शो होगा, जो बाहर निकला हुआ कंटेनर में आने के बाद सही दिखाई देगा। रिफ़्रेश किया, अब ये कंटेनर में आ गया इस तरीके से। और अगर हम कंटेनर में नहीं रखना चाहते, हम रॉ में रखना चाहते हैं, तो हम रॉ में भी रख सकते हैं। तो हम यहाँ कह देंगे कि हमारी जो है वो एक रॉ बन जाए, इसको हमने करवा दिया सेव। रॉ वाइज जो है वो फिर बाहर निकलना है, सही है। तो मेरे ख्याल में ये शेयरिंग जो हो रही है हमारी, उसकी वजह से रेजोल्यूशन में माइनर सा डिफरेंस है, तो इस वजह से मसला हो रहा। नहीं तो कंटेनर रॉ जो होती है वो बिल्कुल सही दिखाती है। कंटेनर में रॉ भी रख सकते हैं, तो अभी मैं ले लेता हूँ कंटेनर, सही है, और इसको अभी हम जो है वो फ़िलहाल अभी ये रख देते हैं, ताकि जो है वो थोड़ा सा आगे दिखाई दे, बुरा नहीं लगे। अच्छा, अब ये हमारा जो फ्लोट है, फ्लोट यहाँ से वर्क नहीं कर रहा, तो बेसिकली हम क्या करेंगे, एंकर पे लगा देते हैं, LI को रहने देते हैं, और इस पर चेक कर लेते हैं, कंट्रोल S। और अगर इस पर भी नहीं करेगा तो फिर हमें जो है वो CSS में जाकर डायरेक्टली अप्लाई करना होगा, तो फिर हम इसको एक अलग तरीके से अप्लाई कर देते हैं। नहीं हुआ, सही है, तो यहाँ पर जो है वो हम एक क्लास बना लेते हैं, login.css में हम लास्ट में बना लेते हैं क्लास, ताकि हमारे लिए एक आसानी रहे। इसमें हम लिख लेते हैं डॉट लॉग आउट, सही है, और लॉग आउट में इसकी स्टार्टिंग हो जाए, उसकी क्लोजिंग हो जाए, और इसमें क्या हो, FLOAT फ्लोट लेफ़्ट, सही है, तो फ्लोट में क्या हो जाएगा, लेफ़्ट हो जाए, सॉरी राइट हो जाए। तो राइट के अंदर क्या होगा, हम इसकी क्लास को जो है वो डायरेक्टली कॉल करवा देते हैं यहाँ से। तो अब मैंने यहाँ से कर ली इसकी क्लास को कॉपी, और यहाँ पर मैं आया, ठीक है। अब यहाँ जब मैं क्लास यूज़ करूँगा, इस पर नहीं होगा तो LI पे लगा देंगे हम। अब हमने क्लास का नेम रखा था लॉगआउट, और लॉगआउट पे जो है वो क्या कर रहा है, फ्लोट राइट कर रहा है, सही। तो हमने इसको करवाया सेव। अब इधर इसको हम चेक कर लेते हैं, सेव नहीं हुआ, आई थिंक सो सेव हो गया। तो अब हम इसको जो है वो रिफ़्रेश कर लेते हैं, स्टिल इसकी क्लास जो है वो यहाँ पर नहीं आ रही, तो इसकी क्लास को जो है फिर हम इधर अप्लाई करवा देते हैं। नहीं हो रहा तो फिर हमें जो है वो UL अलग से रख के फिर करना पड़ेगा। तो इसको भी फ़िलहाल यहीं पर ही रहने देते हैं, इसको सेव कर दिया। अच्छा, यहाँ तक अब हमारा जो काम हो गया। कंट्रोल F5 में प्रेस करके देख लेता हूँ, हो सकता है कंट्रोल F5 से हो जाए। नहीं हो रही। बूटस्ट्रैप की कोई क्लास होगी, उसको फिर हमने जो है वो डेप्थली देखना पड़ेगा, तो फिर जो है LI डायरेक्ट
एल पे जो प्रॉपर्टीज़ अप्लाई हो रही होंगी, तो उसमें एक हमने जो है वो चाइल्ड के ऊपर एल के ऊपर अप्लाई करवाना होगा, और फिर हम उस चाइल्ड क्लास को इधर कॉल करेंगे, तो फिर जाकर ये होगा, ये थोड़ा लेंदी काम हो जाएगा तो CSS के अंदर, तो फिर ये इधर आ जाएगा। और या तो फिर हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं कि जो हमने बटन दिया था, फिर वो बटन हम नीचे रख दें फॉर्म में, तो ये इसके नीचे दिखाई दें। सही है। तो अब हमें बूटस्ट्रैप में जो है वो देख लेते हैं कि फ्लोट लेफ्ट है, इधर होगा बूटस्ट्रैप एंकर फ्लोट लेफ्ट बूटस्ट्रैप। W3 के अंदर आ रहा है CSS फ्लोट प्रॉपर्टी, और इसकी जो क्लास है वो बेसिकली नीचे 4 के अंदर आ रही है, तो वो हमें चाहिए। तो यहाँ पर मैं इसको देख लेता हूँ, बैक का ऑप्शन हमारा इधर है, ठीक है। तो ये वाली है बेसिकली क्लास हमें बताई हुई है कि हम इसको जो है वो डायरेक्टली कैसे कर सकते हैं। अलाइन डैश मिडिल है इसकी क्लास, ठीक है। एक्टिव आ रही है यहाँ पर, और कंप्लीट लिस्ट दी हुई है, देखें यहाँ पर बिल्कुल बताया हुआ कि फ्लोट की क्लास कौन सी, कंट्रोल FLOAT फ्लोट। सही। तो क्लियर फिक्स दे रहा है यहाँ पर, और क्लोज दे रहा है। तो दिस फॉर द आइकन्स ओनली अ पैटर डॉट क्लोज, हम डॉट क्लोज देखते हैं यहाँ पर, क्लोज लिख देते हैं CLOAC, और हो सकता है ये वाली क्लास से बूटस्ट्रैप की इसको क्या कर दे, उस तरफ ले जाए, क्योंकि हमने जो उठाया लेटेस्ट बूटस्ट्रैप का लिंक उठाया, ये थोड़ी सी देखो चेंज हो गई है। तो यहाँ जो है हमने इसकी लाइब्रेरी से फाइंड आउट करना है कि राइट वाली क्लास कौन सी है, तो फिर ये वर्क कर जाएगा, क्योंकि इस पर इन्होंने ऑलरेडी इसको बनाया हुआ होगा। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं फ्लोट लेफ़्ट भी दी हुई है, इससे हमारा काम जो है वो बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। फ्लोट राइट है, सही। तो ये है बेसिकली पहले से बनी हुई है इसके अंदर, ये क्या कर देगा, एलिमेंट को राइट कर देगा, हमारा मसला ही हल हो गया। कंट्रोल V, कंट्रोल S, और यहाँ पर हम इसको कर देते हैं रिफ्रेश। स्टिल कोई फ़र्क नहीं पड़ा, सही है, चेंज हो गया थोड़ा सा। तो इसकी क्लास बेहतर हमने देखनी होगी, देन जो फिर ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, और उसको जो है वो फाइंड आउट करना पड़ेगा, इसमें टाइम बहुत कंज्यूम होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं फ़िलहाल, और यहाँ तक जो हमने क्या काम कर दिया। अब देखें कुछ हमारे पास माइनर सा एरर आया था, हम इसको दोबारा से रीचेक कर लेते हैं। अनडिफाइंड सेशन का मसला आ रहा है, इसका मतलब है कि उसको सेशन जो है वो सही तरीके से नहीं मिल रहा। अब यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, लॉग आउट करता हूँ, अनडिफाइंड सेशन वेरिएबल दे रहा है, और लाइन नंबर हम देख लेते हैं 2 और 3। अच्छा, कौन सी फाइल के अंदर मसला आ रहा है, हमारे पास लॉग आउट पर आ रहा है। तो लॉग आउट पर आए, लाइन नंबर 2 और 3 में मसला आ रहा है। हाँ, क्योंकि अब यहाँ पर क्योंकि अलहदा पेज पर काम हो गया, तो मैंने वहाँ पर सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट टॉप पे लिखा था, तो यहाँ तो मैंने लिखा ही नहीं। तो हमेशा जब भी सेशन वाला काम होता है, हर पेज पे स्टार्टिंग में टॉप पर जो है वो सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट लिखना होता है, सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट, इस तरीके से। और इसको हम करवा देते हैं सेव। अब जो है वो हमारा एरर नहीं आएगा, अब बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको हमने किया रिफ़्रेश, साइन इन किया, लॉग आउट किया, अब प्रॉपर्ली उसको क्या कर रहा है, सेशन जो भी बना है उसको रिमूव करके अब सही हो गया। अब हमारे पास कोई वार्निंग शो नहीं हुई। तो अब हमने साइन इन कराया, और हमने एक छोटी सी नेविगेशन बना दी। अब ये हमारा पेज का पूरा क्या है, स्ट्रक्चर है। अब इसके अंदर जो है वो हमने बूटस्ट्रैप के हिसाब से जो 12 कॉलम का जो कॉन्सेप्ट होता है, रॉ के अंदर जो है वो फिर हमें डिफ रखना है एक 12 का, और उसके अंदर जो है फिर 3 डिव आएंगे। रॉ के अंदर एक डिव इधर, और एक डिव मिडल में, और एक डिव इधर हो जाएगा। तो फिर क्या हो जाएगा, ये हमारा पेज जो है वो इस तरीके से बन जाता है। तो ये मैं शॉर्टली बता देता हूँ जल्दी से। अब यहाँ पर हमारे पास बूटस्ट्रैप में इसका ग्रिड होता है बेसिकली, कि ग्रिड का जो कॉन्सेप्ट है उसके अंदर आएगा हमारा।
ये रहा ग्रिड सिस्टम बूटस्ट्रैप का, इस पर मैंने क्लिक कर दिया। अब जो 12 का कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर आ रहा है, सही है। और 12 के हिसाब से वो कहता है कि जो बड़ी स्क्रीन है आपकी लैपटॉप्स की, उसके लिए LG, और लैपटॉप्स के लिए MD, डिव के अंदर यूज़ करना होगा, टैबलेट के लिए SM, और फ़ोन के लिए XS, सही है। तो अब हम इसके लिए जो है वो देख लेते हैं कि हमारा जो एक बेसिक सा स्ट्रक्चर है कंटेनर के अंदर रॉ की डिव आ गई, और इसी तरीके से दो जो है वो दो डिव आ गए इसके अंदर। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसके अंदर फिर हम अपनी चेंजेस करते हैं। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ दिया हुआ होता है आपको, तो आपने जो है वो इसको देख लेना है। अच्छा, मेन डिव में एक रॉ, और यहाँ पर वो क्लोज हो गया पहली वाली रॉ, सही है। तो हमें जो है वो 3 डिव चाहिए, तो अगर मैं इसको ले लूँ तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। कंटेनर के अंदर जो है मैं इसको पूरे को उठा के डाल दूँगा। ये कर लिया मैंने कॉपी करने के बाद हम आते हैं डैशबोर्ड पे। कंटेनर की डिव के अंदर जो है वो हमने क्या चीज़ रखनी है, ये हमारी कंटेनर की डिव थी। कंटेनर की डिव के अंदर जो है वो हमने रख दिए 3 रॉ के अंदर 3 डिव। अब जो हमारा पहला डिव है वो तो एक कॉलम आ जाएगा इधर। अब सेंटर में जो है वो हमें टेक्स्ट चाहिए, सही है। तो जो भी हमारा नीचे PHP का कोड लिखा हुआ है वो सारा उठकर आ जाएगा इधर। इसको हमने कर दिया कट, और कट करने के बाद इसको कर दिया इधर पेस्ट, और इसको करवा दिया सेव। और सेव करवाने के बाद अब हम इसको जो है वो चेक कर लेते हैं। अब बिल्कुल जो है वो हमारा मेट के अंदर आ गया। अब मैं इसमें कॉलम वाइज जो है वो रॉ के हिसाब से इसको डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ कि जो हमारा पहला डिव है उसके अंदर आ जाए 3, और क्योंकि लेफ़्ट हैंड साइड से आ जाएगा, स्टार्टिंग होगी, तो यहाँ से हमारे हो जाएंगे 3, तो इतना गैप आ जाएगा। और फिर इधर आ जाएंगे 3 3 6, और फिर 6 बीच में आ जाएंगे, तो फिर क्या हो जाएगा, 12 का कॉन्सेप्ट पूरा हो जाएगा। तो अब यहाँ पर मैं कहता हूँ कि मेरे पास जो है वो लार्ज स्क्रीन, मतलब जो बिग स्क्रीन होती हैं उनके हिसाब से, और लैपटॉप के हिसाब से इन्होंने जो है वो एब्रीवेशन बताई हुई है। तो यहाँ से हम इसको देख लेते हैं कि मैं भी डेस्कटॉप और इसके पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा हूँ, तो LG हमें लेना होगा, सही है। तो यहाँ पर मैंने बोला कंट्रोल स्पेस LG के मुझे यहाँ दे दो 3 कॉलम, सही है। LG के 3 कॉलम मिल गए इसी तरीके से। और यहाँ पर मुझे जो है वो लार्ज स्क्रीन के ऊपर जो है वो कितने मिल जाएं, 6 मिल जाएंगे, क्योंकि मैं मिड में काम करूँगा तो मेरे पास आ जाएंगे 6, सही है। और जो तीसरी डिब है उसके अंदर LG में क्या आ जाएंगे 3। तो इसी को जो है वो मैं कर लेता हूँ कॉलम LG कंट्रोल स्पेस 3, ये। तो अब हो गया हमारे पास बिल्कुल प्रॉपर सही। इसको करवाया मैंने रिफ़्रेश, तो अब ये मिड में आ गया, सही है। अच्छा, बैकग्राउंड कलर मैं डाल देता हूँ ताकि जो है वो आपको डिव में समझ में आ जाए कि फिर हमारा जैसे ही काम कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम इसको क्या कर देंगे, स्टाइल कंट्रोल Z ST स्टाइल, और स्टाइल में मैंने लिखा बैकग्राउंड कलर में मैंने कोई सा भी कलर ले लिया अभी फ़िलहाल चेक करने के लिए, ताकि आपको जो है वो समझ में आए कि हो क्या रहा है, सही है। तो यहाँ पर फिर मैं इसको कॉल करवाता हूँ। बैकग्राउंड कलर इस डिव के अंदर हो गया, 3 में हो गया। और इसी तरीके से जो है स्टाइल में यहाँ पर हम ऊपर टॉप वाले के अंदर ले लेते हैं दूसरा कलर, यही ले लेते हैं, ठीक है, बैकग्राउंड कलर। और यहाँ पर जो वो हमारा टेक्स्ट जो है वो क्या होगा, शो होगा। स्टाइल के अंदर हमने सही रखा है इसको, तो डिव का कलर हमारा जो है वो चेंज हो जाना चाहिए। अब यहाँ पर हमारा जो है वो बैकग्राउंड कलर माइनर से आ रहा है क्योंकि हमने कोई कंटेंट लिखा नहीं है। तो एक रो जो है वो बिल्कुल यहाँ बनी हुई है, जैसे जैसे हमारे कंटेंट बढ़ते चले जाएंगे तो फिर ये कलर भी क्या हो जाएगा, ये आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा, सही है। तो अब यहाँ पर अगर मैं बैकग्राउंड कलर कोई दूसरा डाल देता हूँ, ये जो दूसरा डिव है, तो यहाँ आपको 2 लाइन तक जो है वो दिखाई देगा, क्योंकि टेक्स्ट 2 लाइन तक का है ना हमारा। तो यहाँ पर जो बैकग्राउंड कलर है वो उस तरीके से हो जाएगा।
इसको करवा दिया मैंने सेव। अब सेव करवाने के बाद कंट्रोल F5 हम करेंगे तो इस तरीके से आ रहा है। और वहाँ कोई टेक्स्ट लिखते जाएंगे तो वो पीछे डिफ में क्या होता जाएगा, अप्लाई होता जाएगा। अब यहाँ पर जो मैंने इसको कंटेनर के अंदर रखा है, तो मैं कंटेनर की डिफ को अगर मैं हटा दूँ और डायरेक्टली मैं इसको ले जाऊँ टॉप पर, नेविगेशन नहीं, नेविगेशन अलग से ही रहती है, तो इसको मैं हटा देता हूँ। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये थोड़ा सा बाहर निकल जाएगा, जो गैप आ रहा है वो गैप ख़त्म हो जाएगा। सही है। अब ये बिल्कुल परफेक्टली स्क्रीन के अंदर जो है वो आ रहा है। सही। तो अब ये डिफ क्या कर रही है, ये डिफ कवर कर रही है। तो यहाँ पर हम फिर हमारा एक कॉलम इस तरीके से बन जाता है। उस डिफ के अंदर जो भी हम कोड लिखेंगे वो इधर चलता रहेगा। मिड वाली डिफ में जो भी हम कोड लिखेंगे वो इधर चलता रहेगा, और इस तरीके से इधर। अब लास्ट में आ जाता है हमारा फुटर। तो मैं फुटर को भी रेडी करके दिखा देता हूँ। फुटर के लिए हम देख लेते हैं कि हमारा जो बूटस्ट्रैप फुटर देती है, अगर वो फुटर हमारा मिल जाता है यहाँ से तो हमारी आसानी हो जाएगी। सिंपल लिख लेते हैं यहाँ पर, या हम इसको बना लेते हैं, एक डिफ लेके कलर ले लेते हैं, तो फिर हमारे लिए क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी। बूट स्ट्रैप फुटर, उसमें क्या होगा, हमारे लिए थोड़ी सी आसानी हो जाएगी कि जो बना बनाया है वो ही हमें मिल जाएगा। इसमें सिंपली थीम के अंदर दिया हुआ है, चले हम इसको बना ही लेते हैं सिंपल सा। तो यहाँ पर जो है हम क्या करते हैं, एक और डिव ले लेते हैं। अब जब हमारे तमाम डिव कंप्लीट हो गए, हमने क्या कहा कि हमारे पास रिस्पॉन्सिव में जो है, रिस्पॉन्सिव में शो इस वजह से नहीं होगा क्योंकि मैंने बिग स्क्रीन पे काम किया है। सही है। तो बिग स्क्रीन पे तो इसका रिज़ल्ट ये है, रिस्पॉन्सिव में ये एक के नीचे एक इस तरीके से चला जाएगा। सही है। तो अगर यहाँ तक भी जाए तो ये आपको स्मॉल स्क्रीन वाला दिखाई दे रहा है कि हालांकि ये है टैबलेट की साइज़। तो टैबलेट के साइज़ के हिसाब से जो मैं भी बता देता हूँ आपको, ताकि आपको आसानी हो जाए। यहाँ पर हमारे पास जो हमने LG लिया है, इसी तरीके से फिर हम ले लेते हैं स्मॉल स्क्रीन के लिए SM में फिर यहाँ पर 3 हो, जैसे वहाँ पर है ना, इस तरीके से भी यहाँ पर क्या हो, 3 हो, और कॉलम -SM, और वहाँ पर भी हमें क्या दिखाई दे, 6 तक दिखाई दे। तो हम इसको चेक कर लेंगे कि हमें जो है वो कौन सा पार्ट किस तरीके से रखना है, तो जिससे जो है वो अच्छा दिखाई देगा रिस्पॉन्सिव में। कॉलम -SM स्मॉल स्क्रीन के हिसाब से, और यहाँ पर भी जो है वो 3 हो जाएंगे। तो फिर ये हमारे ओवरऑल जो है वो क्या बन जाते हैं, 12 कॉलम का कॉन्सेप्ट बन जाता है। 6, 3, 9 और 3, 12। सही है। तो ये बराबर हो गए, ये बराबर हो गए हमारे, और इसको हमने करवा दिया सेव। अब हम इसको जो है वो रिसाइज़ करके जो है चेक कर लेते हैं कि ये हमें जो है वो बेहतर दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा। मैंने कि इसको रिफ़्रेश, और रिफ़्रेश करने के बाद अब हम इसको जो है वो आहिस्ता आहिस्ता लेकर जाएंगे। देखें यहाँ तक जो है वो किस तरीके से रिस्पॉन्सिव में वो बिल्कुल एक ही लाइन पे दिखाई दे रहा था। अब यहाँ पर जो है वो ये कॉलम्स भी दिखाई दे रहे हैं। अब मुझे अगर स्मॉल स्क्रीन चली जाएगी तो फिर वो लेयर वाइज बन जाए, तो वो फिर सही हो जाएगा। अच्छा, अब हमारे पास जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है SM से स्मॉलेस्ट, जो हमें यहाँ पर बताया हुआ ग्रिड में, वो हम देख लेते हैं कि ग्रिड में सबसे छोटा जो है ये हमारा जो है टैबलेट के लिए था। सही है। हमने LG यूज़ किया, SM यूज़ किया, और लैपटॉप पर भी जो है वो हमारा इसी तरीके से दिखाई दे, यहाँ दोनों के लिए इस्तेमाल हो गया। अच्छा, अब हमारा जो है वो स्मार्टफोन के लिए स्मॉल के हिसाब से जो है वो क्या हो, वो उसको हम कर देते हैं। तो यहाँ पर हम ले लेंगे कॉलम, सॉरी अंदर जो है वो हमने करना है, इसको यहाँ पर ही लिखना है, स्पेस दे के हम यहाँ पर इसको ऐड करवा देंगे, कॉलम -XS, और यहाँ पर जो है वो क्या होना चाहिए, बिल्कुल एक के अंदर दिखाई दे। सही है। तो ये हो जाएगा 12, क्योंकि स्मॉल के अंदर फिर वो लेयर वाइज एक एक को एक के नीचे दिखाएगा। सही। तो सबसे पहले हमारा आ जाएगा लेफ़्ट हैंड साइड, तो उसमें अगर हम रखना चाहते हैं 12,
तो यहाँ पर हम क्या रख देंगे 12। एक लेयर के अंदर स्मॉल स्क्रीन में क्या दिखाई दे 12। कॉल डैश एक्स एस और यहाँ पर क्या हो 12। तो अब जो है वो हर लेयर जो है वो पूरी 12 लेगी। तो स्मॉल स्क्रीन पे जो है वो एक के नीचे एक जो है वो फिर शो होना शुरू हो जाएगा, तो वो बिल्कुल सही दिखाई देगा। तो एक्सेस हो और यहाँ पर भी क्या हो जाए 12 के 12 कंज्यूम कर लें। अब इसको जो है वो हमने करवा दिया सेव। हमने तीनों के हिसाब से जो है वो बना दिया, लार्जर स्क्रीन लैपटॉप्स और टैबलेट और फिर ये मोबाइल फ़ोन। तो अब ये हमारी ग्रिड जो है वो बिल्कुल सही काम करेगी हर डिवाइस के अंदर। अब हमारी जो हम कह सकते हैं फुली रिस्पॉन्सिव हो गई। सही है, ये पूरी 12 की 12। ऊपर सबसे पहले मेन्यू आ जाएगा और फिर मिड पार्ट आ जाएगा। अगर हम इसको 2 के हिसाब से तोड़ना चाहते हैं और तीसरे वाले को हम नीचे रखना चाहते हैं तो फिर हम जो है वो 6 रख देंगे यहाँ पर। तो यहाँ जो है वो हमारे क्या आ जाएंगे 6, तो फिर दोनों एक साथ बराबर दिखाई देंगे। या तो फिर हमारी ये चॉइस होती है कि तीनों ही दिखाई दें, तो फिर हम एज इट इज़ रख देते हैं। एज इट इज़ रख कर हम इसको देख लेते हैं कि स्मॉल स्क्रीन पे जो है वो हमें कैसा दिखाई देगा। मैंने इधर कर दिया 3, इधर कर दिया 6 और फिर इधर कर दिया 3, तो वही कॉन्सेप्ट हो गया। इसको करवा दिया मैंने सेव, और सेव करवाने के बाद अब हम इसको रिफ़्रेश करके देखते हैं तो अब हमें वैसा रिज़ल्ट नहीं, दूसरा रिज़ल्ट अब शो होने वाला है। तो अब यहाँ पर भी नीचे जो है वो इस तरीके से कॉन्सेप्ट आ गया। तो अब ये आपकी चॉइस है कि आप इसको जो है वो 12 में रखना चाहते हैं। नेविगेशन तो ऑलरेडी फिक्स हुई हुई है 12 के हिसाब से, सही है। तो नेविगेशन में मीडिया क्यूरीज के अंदर जो है वो इसको दिया हुआ 12। तो अगर आपने इसको भी चेंज करना है नेविगेशन में, तो इसकी CSS में जाके इसकी रिस्पॉन्सिव स्क्रीन की जो मीडिया क्यूरीज है वहाँ पर भी जो आपके कॉलम यूज़ हो रहे होंगे तो फिर आप उसको चेंज कर देंगे। तो फिर ये भी उसी तरीके से जो है वो नेविगेशन जो हमें इस तरीके से दिखाई देती है, इस तरीके से हमें स्मॉल में भी दिखाई देगी। इस तरीके से जो है वो चेंज हो जाएगी, सही है। तो अब ये डिपेंड करता है कि आप लेफ़्ट और राइट को, मिड को एक साथ रखना चाह रहे हैं, इसको नीचे लेकर जाना चाह रहे हैं, तो वो डिपेंड करता है आपके वेबसाइट के मैटर के ऊपर, सही है। तो यहाँ तक जो वो हमने इसको देख लिया। अब हम एक फुटर बना लेते हैं और फुटर को हम ऐड कर लेते हैं, तो इसमें हमारे पास थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। यहाँ तक जो है वो हमने इसको रिस्पॉन्सिव कॉल कर लिया। अच्छा, अब हमारे पास जो लास्ट नीचे डिव होगी, क्योंकि ये पूरी एक रॉ के अंदर 3 डिव है, सही है। तो स्ट्रक्चर हमने क्या रखा है, स्ट्रक्चर हमने इस तरीके से रखा है कि नेविगेशन जैसे ही ख़त्म हुई, सही है, नेव पर यहाँ स्टार्ट हुई, इसको हम क्लोज़ कर देते हैं ताकि आपको समझ में आए। यहाँ पर हमारी एक रॉ बन गई, उस रॉ के अंदर हमारे 3 डिव आ गए, 3 कॉलम्स के हिसाब से, सही है। तो अब ये पूरी एक रॉ बंद हो जाएगी। तो अब हमें जो है वो क्या चीज़ चाहिए, एक और रॉ चाहिए। उस एक रॉ के अंदर एक डिव होगा जो कि फुटर कहलाएगा, तो वो हमारा सादा सा बन जाएगा, सही। यहाँ पर मैंने लिया डिव और इसमें क्लास रख दी मैंने रॉ की। तो क्लास, और क्लास में आ जाएगा हमारा रॉ, और इसको मैंने करवा दिया क्लोज, और इसको मैंने करवा दिया डिव को क्लोज। अब इसके अंदर जो है वो एक फुटर की डिव आ रही है, तो एक डिव आ गई और उसको हमने कर दिया क्लोज। और इसमें हम क्लास में देख लेते हैं कि बूटस्ट्रैप में फुटर की कोई क्लास है, FOOTR नहीं है, मॉडल फुटर है। मॉडल फुटर हमें नहीं चाहिए, तो लिहाजा हम सादा सा जो है वो बना देते हैं। फिर हम उसकी CSS स्टाइल के तरीके करके उसके बैकग्राउंड कलर को चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा जो एक डिव बनेगा, इसमें मैं लिख देता हूँ कॉपी, कॉपी RIGHT राइट, और कॉपी राइट आ गया, ठीक है, 2020, और एपटेक लिख लेते हैं, सही है, और TM ट्रेडमार्क, सही है। तो अभी फ़िलहाल हमने इसको बिल्कुल सादा सा जो है वो बना दिया। अब हम इसको चेक कर लेते हैं कि ये हमारे पास नीचे शो हो जाएगा बिल्कुल यहाँ पर, क्योंकि हमारा कंटेंट बढ़ता चला जाएगा तो फिर ये नीचे जाता चला जाएगा, सही। तो अब इसी तरीके से मैं चाहता हूँ कि भाई यहाँ पर 2 डिव और आ जाएँ, जिस तरीके से हमने ऊपर लिए हैं, और इसी तरीके से ये हमारा सेंटर में चला जाए। तो मैं यहाँ पर इसी तरीके से कॉल कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, बल्कि आसानी हो जाएगी मेरे लिए। तो इसमें मुझे जो है वो
मसला नहीं होगा। इसको मैंने ओपन किया और यहीं से मैंने इसको उठा लिया, यहाँ से कॉपी कर ली। तो इसकी जो है वो क्लास पूरी कॉपी कर लेते हैं, बल्कि पूरी क्लास ही हो जाएगी कॉपी, तो बिल्कुल सही रहेगा। और स्टाइल बैकग्राउंड के अंदर जो है वो यहाँ पर हम इसको कॉपी कर लेते हैं। देखें एक स्मॉल सा एस जो है ना, ये मसला कर जाता है। कंट्रोल एस प्रेस किया होगा तो वो एस भी लिखा आ गया, सही। तो अब यहाँ पर जो डिव है, डिव के अंदर हम इसको कर देते हैं पेस्ट, सही है। और इसी तरीके से एक डिव ले लेते हैं हम, डिव, और उस डिव को हमने कर दिया क्लोज, और इसमें इसकी क्लास को हमने कर दिया सेव। और यहाँ पर मुझे जो है वो कोई कलर नहीं चाहिए बैकग्राउंड, यहाँ से मैंने इसको हटा दिया, ठीक है। और इसी तरीके से एक डिव जो है वो नीचे इसी को कॉपी करके मैं इसके नीचे रख दूंगा, तो ये मुझे मिड में शो हो जाएगी, हर जगह जो है वो मुझे मिड में शो होगी, ठीक है। तो अब मैंने इसको किया रिफ़्रेश, तो अब देखें ये भी मिड में आ रहे हैं। अच्छा, इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो मैं हटा देता हूँ मिड में, तो ये वाइट के अंदर दिखाई दे, या जो है वो इसका वही कलर हम जैसे हमारा टॉप पर है तो मेन डिव के अंदर हम रख देते हैं। कंट्रोल एस मैंने इसको कर दिया सेव। अब जो हमारी रॉ है, रॉ के अंदर स्टाइल में इसका कलर जो है वो अपना जो हमारा हेडर जैसा ही है उसी तरीके से रख देते हैं, ताकि जो ये थोड़ा सा अच्छा दिखाई दे स्टाइल। और हमें वही इन्वर्स की क्लास में जो हमारा कलर हमने सेलेक्ट किया है, तो उसको हम देख लेते हैं नेविगेशन में जाकर, और उस कलर को जो है वो यहाँ पर बैकग्राउंड कलर में लिख देते हैं। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा बैकग्राउंड कलर, और हम कलर वहाँ से जाकर कॉपी करके यहाँ पर उसको सेव कर देते हैं। तो फिर ये हमारा बिल्कुल वैसा ही दिखाई देगा जैसे हमारा हेडर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ हमने कर दिया इसको सेव अभी फ़िलहाल। और जो हमारा नेविगेशन की क्लास है, नेविगेशन की क्लास हमारी है नेव बार इन्वर्ट्स में कलर हमारे जो है वो चल रहे हैं टॉप पर ही है। तो हम यहाँ पर अपनी लॉगिन की क्लास में आए और इसको हम हटा देते क्योंकि हमारा जो है वो मसला हल नहीं हुआ था, तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। कंट्रोल एफ, यहाँ पर हमारे पास जो है वो ये सर्चिंग दे देगा, नेव बार इन्वर्स फाइंड ऑल, टॉप पर हम क्लिक कर देते हैं। और यहाँ जो इसका जो कलर दिया हुआ है बैकग्राउंड कलर, हमें यही चाहिए 0C6 है, सॉरी। अच्छा, अब हम आए अपना सोर्स पे, और सोर्स में यहाँ पर हमारा जो फुटर है, फुटर का जो बैकग्राउंड कलर है रॉ में, हम उधर इस कलर को पेस्ट कर देंगे। कंट्रोल V, कंट्रोल S, सेव किया हमने। अब हम इसको चेक कर लेते हैं, पूरी रॉ पे जो है वो यही कलर आ जाना चाहिए। आ गया बिल्कुल। अब ये हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है वो आ गया। अब जैसे जैसे हमारा कंटेंट बढ़ता चला जाएगा ये सबसे नीचे चला जाएगा। तो मैं एक इमेज जो है वो लगा देता हूँ बड़ी सी, ताकि जो है ये नीचे चला जाए और फिर ये आपको बिल्कुल सही दिखाई देगा। तो अब यहाँ पर हम कोई इमेज हमारा ऐड करवा देते हैं ताकि हमारा ये मसला हल हो जाए। और इसके लिए फिर हम ये काम ये करते हैं कि नीचे जो है वो एक इमेज SRC लगा देते हैं, IMG इमेज, कंट्रोल स्पेस SRC, और ब्राउज़ करवा लेते हैं। और ब्राउज़ करवाने के साथ ही हमारी जो इमेज है htdocs में, यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट कोई इमेज नहीं है। और डेस्कटॉप पर हम देख लेते हैं HTML का फोल्डर है हमारा, उसके अंदर इमेजेस हैं। तो यहाँ से जो है हम कोई इमेज को उधर कॉल कर देते हैं। फर्स्ट कर लें कि ये वाली बड़ी इमेज है, और इसको जो है वो मैंने यहाँ पर रख दिया, इसको सेव करवा दिया। और सेव करवाने के बाद जो है हम इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं, क्योंकि सर्वर के फ़ोल्डर से वो बाहर नहीं आएगा और डेस्कटॉप पे नहीं जाएगा, तो इमेज हमें कॉपी करके डालनी होगी, सही है। तो यहाँ से हम इमेज को कर लेते हैं कॉपी, इमेज, और ये वाली इमेज जो है वो हम डाल देते हैं CZAM htdocs, और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं फ़िलहाल। और यहाँ से जो इसका पाथ बिल्कुल एक्यूरेट कर देते हैं, यहीं पर ही है हमारी इमेज। कंट्रोल S, ठीक है।
और यहाँ पर अब हम इसको करवा देते हैं रिफ़्रेश। ठीक है, तो इमेज जो है वो डिफ के हिसाब से बाहर चली गई और बहुत ही बड़ी इमेज है और नीचे जो है वो फुटर जा रहा है। तो एक साइज़ दे देते हैं लिमिटेड, कि इमेज जो है वो हमारी बहुत छोटी हो जाए। हाई रेजोल्यूशन इमेज है, तो इसके लिए हम करते हैं विड्थ और हाइट। विड्थ आ गए हमारे पास, हम दे देते हैं 4000 में, तो 100 px दे देते हैं अभी फ़िलहाल, चेक करने के लिए कि अभी जो है वो कैसी दिखाई देगी लेंथ में। इसी तरीके से हम इसको हाइट दे देते हैं 100 px कर देते हैं, कंट्रोल एस सेव, और इसको रिफ़्रेश कर देते हैं। तो अब हमारे पास जो है उस तरीके से हाइट हम इसकी बढ़ा देते हैं और यहाँ कर देते हैं स्क्रीन रेजोल्यूशन में 1024 होती है, और इस तरीके से हम जो है 1000 दे देते हैं और 600 विड्थ में रख देते हैं। तो यहाँ मैं कर देता हूँ फ़िलहाल 500 और यहाँ जो है मैं कर देता हूँ 1000। लेट्स सी, सेव करवा दिया। बहुत ही लंबी हो गई लेंथ कम कर देते हैं इसकी ना, 500 ही रख देते हैं। 500 से बिल्कुल इक्वल दिखाई देगी तो हमारी स्क्रीन पे जो है वो सही शो। कंट्रोल एक्स, कंट्रोल एस और रिफ़्रेश, अब बिल्कुल बेहतर हो जाएगा। तो आप जो टेम्पलेट उठाते हैं बिल्कुल उसमें पहले से कंटेंट किया हुए होते हैं, फिक्स हुए होते हैं। तो इस तरीके से जो है वो बेसिकली अब हम इसको जो डिव है, डिव में हम इसको सेंटर कर देंगे। तो यहाँ पर जो हमारा 6 वाला रखा हुआ है और यहाँ पर हम ले लेते हैं इसको अलाइन, ALIGN अलाइन सेंटर। तो अब इस डिफ के अंदर ये क्या हो जाएगी, सेंटर हो जाएगी, तो बिल्कुल हमें सही मिड में दिखाई देगा। तो इसके हिसाब से ये क्या हो गया, बिल्कुल मिड के अंदर है, सही है। लेकिन यहाँ पर लिटिल बिट हमें सही तरीके से 6 के हिसाब से नहीं कर रहा वो, तो मैं यहाँ पर जो है टैग को यूज़ कर देता हूँ सेंटर, CENTER भी होता है हमारे पास टैग। तो इसको मैंने रख दिया इस तरीके से और यहाँ पर मैंने इसको कर दिया सेव, और इसको मैं करवा देता हूँ पॉज क्योंकि शेयरिंग मेरी ऑफ हो गई है। हम कर ये रहे हैं कि हमारे जो डिफ बाहर निकल रही है हम इसको जो है वो थोड़ा सही कर रहे हैं ताकि जो हमारी अलाइनमेंट है वो हमें बेहतर शो हो। तो नेव को फिर हम एक डिफ में रख लेते हैं और इसके जो ग्रिड के कॉलम है उसको हम 12 दे देते हैं। तो ये फिर बिल्कुल क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। LG हो, तो ये नीचे से हम इसको कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने करवा दिया इसको पेस्ट और मैंने कह दिया कि भाई यहाँ पर भी 12 कॉल कर लो और यहाँ पर भी आप 12 कॉल कर लो और यहाँ पर भी आप क्या कर लो, 12 कॉल कर लो। और जैसे ही ये बंद हो रही है हमारे पास तो इसको भी हमने क्या कर दिया। अब अगर हमें रॉ चाहिए होगा तो हम रॉ ले लेंगे। बिल्कुल सही हो गया, 12-12 के हिसाब से फिक्स हो गया। लेकिन जो इसकी CSS है वो जो है नेव की वो सही कॉल नहीं हो रही। तो अब हम एक रॉ ले लेते हैं, रॉ के अंदर हम रख लेते हैं, हमने बंद सही नहीं किया है यहाँ से, अब सही हो जाएगा। सही, तो एक एक चीज़ को हम चेक कर लेते हैं। अब हो गया बिल्कुल सही, और हम रॉ में रख देते हैं इसको कंटेनर में। जैसे हमने तमाम रॉ और कंटेनर रखा है तो इसको भी हम रॉ में रख देते हैं, तो फिर ये सही हो जाएगा। हम ले लेते हैं डिव, और डिव में हमारे पास क्लास होती है और हमने इसको रख दिया रॉ में, सही है। और इसी तरीके से जहाँ ये डिव क्लोज होगा तो यहाँ हम इसको क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। सेव करवा दिया। सेव करवाने के बाद अब हम इसको जो है वो रिफ़्रेश कर देते हैं। तो अब जो है ये बिल्कुल बेहतर हो गया। कंटेनर में रखा हुआ आई थिंक सो, कंटेनर और नीचे वाली जो हमारी रॉ है वो बिल्कुल सही है। रॉ के अंदर फिर हमने जो है वो कॉलम को रखा है। तो अगर मैं इस तरीके से कर दूं, रॉ के अंदर जो है वो हमारे 12 कॉलम आ जाए, तो अब इसका रिज़ल्ट जो है वो बिल्कुल सही हो जाना चाहिए। हाँ, ये थोड़ा सा जो है वो हमारा
मसला कर रहा है, हम इसको देख लेंगे बाद में। तो यहाँ तक जो है इमेज के डिफ के हिसाब से अगर बाहर निकल रहा है तो इमेज के साइज़ को छोटा करके देखते हैं तो फिर सही हो जाए। इमेज का साइज़ जो विड्थ है हमारी, क्योंकि इमेज रिस्पॉन्सिव नहीं है अभी हमारी, तो रिस्पॉन्सिव इमेज के लिए फिर हमें जो है वो CSS लिखनी ही पड़ती है। तो इसके अंदर जो है वो हम स्टाइल में लिख लेते हैं जहाँ हमारी इमेज लगी हुई है, तो रिस्पॉन्सिव कर ही देते हैं हम हाथ के हाथ। तो यहाँ पर फिर क्या हो जाएगी वो सही शो होगी। स्टाइल STYLE स्टाइल, और जो इसकी विड्थ होती है विड्थ हम 100% दे देते हैं, और जो हाइट होती है वो फिर हम ऑटो रख देते हैं। तो विड्थ हमने रख दी 100%, और परसेंट जो है वो हम ले लेते हैं यहीं से। परसेंट मेरे पास कीबोर्ड से काम नहीं करता, तो मैं इसको गूगल कर लेता हूँ, ज़्यादा बेहतर है। यहाँ हमारे पास अगर यूज़ हो रहा है परसेंट, गूगल ही कर लेते हैं। परसेंट साइन PRCENT परसेंट साइन, ठीक है। यहाँ पर हमें परसेंट मिल गया, कॉपी। अच्छा, अब यहाँ पर हम कह रहे हैं कि विड्थ WIDTH होती है, WIDTH विड्थ हमारे पास क्या है 100% रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए। और इसके बाद फिर हम क्या कहते हैं कि हमारी जो विड्थ होती है, सॉरी हाइट होती है, HEIGHT हाइट, वो हो जाती है ऑटो, और यहाँ पर फिर वो क्या हो जाती है रिस्पॉन्सिव, ठीक है। तो इमेज हमारी क्या हो जाएगी रिस्पॉन्सिव हो जाएगी, ठीक है। अब कंटेंट जो है वो बिल्कुल सही हो गया, इमेज बिल्कुल रिस्पॉन्सिव होगी, छोटी बड़ी होगी इमेज, तो इससे जो है वो हमारा कंटेंट समझ में आ जाएगा, और जहाँ हमारी गलती है फिर हम इसको सही कर लेते हैं, ठीक है। इमेज हमारी रिस्पॉन्सिव हो गई है, सही। अच्छा, अब यहाँ पर जो हमारे पास हमने इसको रखा है, तो ये यहाँ तक जो है वो कंटेंट बिल्कुल सही चल रहा है। तो नेविगेशन जो है, नेविगेशन में हम इसको कंटेनर में रख के देखते हैं, या कंटेनर से बाहर निकाल के देखते हैं। रॉ में तो हमने इसको रख दिया कि रॉ के अंदर जो है बिल्कुल सही आ जाना चाहिए था, कंटेनर के अंदर रॉ आती है। तो ऊपर हम ले लेते हैं डिव और क्लास कंटेनर फ्लूइड ले लेते हैं, सही। और इसी तरीके से फिर हम इसको बंद कर देते हैं। और इसको अब हम चेक कर लेते हैं। फ्लूइड में और कम हो गई है, और इसको फिर हम करते हैं सिंपल कंटेनर, और फिर हमें फिर सबको कंटेनर में रखना पड़ जाएगा, अगर ये सेट नहीं होगी नहीं मुझे लग रहा है, सही है। तो फिर कंटेनर में तमाम डिप्स आ जाएंगे, तो फिर क्या हो जाएगा, फिर बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि तमाम की तमाम फिर क्या होंगी कंटेनर में होंगे। तो मैंने कंटेनर में इसी वजह से नहीं रखा था कि बाहर निकले, लेकिन नेविगेशन जो है वो थोड़ी सी जो है वो प्रॉब्लम कर रही है। अव्वल हम जो है वो फिर इसको क्योंकि CSS होती है, तो CSS बूटस्ट्रैप यूज़ कर रहे हैं, तो इसके अंदर फिर हमें इसकी क्लासेस को देखना पड़ेगा, और फिर इसको फिर अप्लाई करवाना पड़ेगा, तो बिल्कुल फिर नेविगेशन सही हो जाएगी। तो लिहाजा जो है वो मैं कोशिश ये करता हूँ कि कंटेनर में रख देता हूँ सबको, जो मेन हमारे पास डिव है, जो रॉ के अंदर है, फिर वो कंटेनर में आ जाएंगी, तो फिर इक्विवेलेंस दिखाई देंगी। तो ये कर देते हैं। जब हमारे पास काम इस तरीके से नहीं हो रहा तो दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं फिर रख देता हूँ कंटेनर के अंदर रॉ आ जाए, तो यहाँ पर हमारी ये क्या हो जाएगी, एक और डिव लग जाएगी क्लोजिंग,
और फिर इसी तरीके से जो है वो नीचे भी हम कर देते हैं कंटेनर, और नीचे उसकी क्या हो जाएगी, एक क्लोजिंग हो जाएगी। तो उसके अंदर रॉ आ गई, सेव करवाया, चेक कर लेते हैं। तो अब ये इस तरीके से शो हो रहा है, और यहाँ से जो है वो थोड़ा सा माइनर सा बाहर निकल रहा है नेविगेशन। तो स्क्रीन हमारी जो है वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रही है, तो इस वजह से जो है ये वाला पार्ट हमें उस तरफ अंदर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो थोड़ा सा क्या है, गैप है नेविगेशन में। तो फिर हमें इसकी जो CSS है बूटस्ट्रैप की, उसके अंदर जो है फिर हमने रॉ के ऊपर जो है वो क्या करना होगा, अगर कंटेनर अप्लाई हुई भी है नेविगेशन के अंदर, तो फिर हमने जो है उसको क्या करना होगा, रॉ लगाना होगा। तो फिर ये क्या हो जाएगी, फुल स्क्रीन में चली जाएगी। तो इसको हम बाद में देख लेंगे। तो यहाँ तक जो है वो मैं फिर हटा देता हूँ कंटेनर को, और क्योंकि आइडिया हो गया कि क्या हो रहा है। तो बिल्कुल हमने जो है वो कंटेनर नहीं चाहिए हमें। कंट्रोल Z, हाइट, और जो ये है हमारी ऑटो है, तो ये अब हो जाएगी इमेज रिस्पॉन्सिव। यहाँ तक हमारा बिल्कुल सही हो गया, हमने कर दिया इसको सेव, और इसको कर देते हैं हम रिफ़्रेश। ठीक है, ये थोड़ा सा आप देखें बिल्कुल सही हो गया। तो अब तो हमारा मसला ही हल हो गया, सही। तो यहाँ जो है वो फिर हमारा जितनी भी असाइड आता है, असाइड के हिसाब से जो हम बना लेते हैं। यहाँ हमारा मेन्यू के हिसाब से जो वो आता है, इसको हम बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक जो वो हमारी एक छोटी सी जो है वो ये कह लें कि एडमिन पैनल में हमारी दूसरी फंक्शनलिटी होती हैं। तो यहाँ हमारे जो है वो ऑप्शन सारे होते हैं, सही है। और यहाँ पर जो है फिर हम इसको क्या कर देंगे, इसको हटा देंगे स्टिफ को, तो ये फिर पूरा एक पार्ट हो जाएगा। और यहाँ पर जो है वो फिर क्या हो जाता है, लॉग आउट आ जाता है, सही है। तो ये मैंने फ्रंट के हिसाब से करवा दिया डैशबोर्ड में। तो इसको फिर हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक जो है मैं जैसे ही लॉग आउट करूँगा तो बिल्कुल मैं क्या हो जाऊँगा, फिर इधर आ जाऊँगा अपने मेन पेज के ऊपर। और इस तरीके से एक छोटी सी जो है वो मैंने आपको जो है वो टेम्पलेट पॉइंट ऑफ व्यू से जो है यहाँ पर CSS में PHP इम्प्लीमेंट कैसे होती है करके भी दिखा दी। तो अगली क्लास के अंदर जो है वो फिर हम कुकीज़ को देख लेंगे, ठीक है। और कुकीज़ के बाद जो है फिर हम कुकीज़ का जो लॉगिन सिस्टम है उसको देखेंगे। और फिर उसके बाद जो है वो हमारी PHP में जो चीज़ें रह गई हैं उसको एक मरतबा रिव्यू कर लेंगे कि उनको भी कंप्लीट कर सकें। और फिर हम जो है वो अपनी SEO को स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ तक जो है वो मैं क्लास को ऑफ कर रहा हूँ। तो यहाँ तक जो है वो कंप्लीट